पाकिस्तान की मैशत जो है वो ठोस रास्ते पे चलते नजर आ रही है। इकोनॉमिक कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं। तो क्या आप इससे 100% एग्री कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत अच्छे स्टेटस के ऊपर खड़ा हुआ है। आज 18 महीने से ये हमारी करेंसी बिल्कुल स्टेबल है। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो गवाही दे रहा है इस पूरी बात की। जो बिजनेस कॉन्फिडेंस अक्टूबर के अंदर वो -5 आई थी और इस दफा वो +11 आई है। इंडस्ट्रियल सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है, सबने बेसिकली पॉजिटिविटी दिखाई है। फॉरेन कंपनीज का जो कॉन्फिडेंस आया है वो +15 के ऊपर आया है। सिग्निफिकेंट लेवल की महंगाई में कमी आई है तो डिमांड में तो इजाफा हुआ होगा। कंज्यूमर के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस दोबारा से बहाल हुआ है, वो बाहर निकले हैं। पहली दफा रिटेल और होलसेल सेक्टर ने भी पॉजिटिविटी का इशारा किया है। तो क्लियरली यूनिट सेल हर कंपनी की तकरीबन बड़ी है। हमारा खसारा है इतना बड़ा हमारे बजट का। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को ना ओवरसीज चेंबर है, इन सबको रिलीफ की तवक्को तो नहीं करनी चाहिए। आने वाला साल भी फिस्कल कंसोलिडेशन का होगा। बज़ाहिर ये नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट इस वक्त ग्रोथ मोड में इकोनॉमी को लेकर जाने की यानी कि पोजीशन के अंदर है। मगर दूसरा हमें टारगेटेड रिलीफ देनी चाहिए। जहां पे हम समझते हैं कि वहां रिलीफ देने से हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी मिलेगी और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पाकिस्तान की इम्प्रूव कर पाएंगे। 8 से 10 अरब डॉलर का एक एफडीआई इजीली आ सकता है। वो तभी होगा जब इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इंप्रूव होगी। हमें डीमोनेटाइजेशन और डिजिटाइजेशन की तरफ जाना होगा। आज हमारी इकोनॉमी डिजिटली रेडी है। टैक्स पास ऑन करें जो आपने ओवरली बर्डन किया है फॉर्मल सेक्टर को। ये विन विन सिचुएशन है। जो हमारी 9 ट्रिलियन से ज्यादा कैश इकोनॉमी है उसमें क्या बेहतरी इस साल के दौरान आई? वहां कितना कैश कम हुआ? मेरा अंदाजा ये है कि उसके अंदर कोई खातिर खा बेहतरीन नहीं आई है, उसका वहां पे क्रैक डाउन नहीं कर पाए। बजट की आमद आमद है और आइंदा 10 दिन के अंदर ये बजट आपके सामने होगा। पूरी कौम को इंतजार है, कौम से ज्यादा पाकिस्तान की मईशत को, कारोबार को इस बजट का बेपनाह इंतजार है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज इस वक्त के बजट की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान की कई आशारिये, कई ऐसे फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमी के जो हर लिहाज से बेहतर नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन, महंगाई की शरह रिकॉर्ड सतह से कम आ चुकी है और पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट भी एक साल के मुकाबले में अब आधे रह गए हैं। 11% के करीब इंटरेस्ट रेट है। पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट है पिछले 18 महीने से मुस्तहकम नजर आया है। पाकिस्तान के रिजर्व्स बेहतर नजर आए हैं। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम बढ़ती नजर आई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज बढ़ता नजर आया है। पाकिस्तान के रेमिटेंसेस में 31% इजाफा नजर आया है। ये तमाम वो इशारे हैं, ये तमाम वो चीजें हैं जो इस बात को की गवाही दे रही हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर रास्ते पर निकल चुकी है। इसी दौरान हमने देखा है कि बिजली के बहरान को और बिजली की आसमानी कीमतों को काबू में लाने के लिए भी इकदाम हुए हैं। SIFC के तहत इकदाम हुए हैं और जिसके नतीजे में बिजली की कीमतों में भी कमी आई है। मजबूरी सूरत हाल तरक्की के लिए एक बेहतर इशारे है, बेहतर रास्ते की तरफ जाने की बात हो रही है। लेकिन बजट की आमद है और ये बजट वो है जिसमें कि बहरहाल चाहे पाकिस्तान का कारोबार हो, चाहे पाकिस्तान की सैलरीड क्लास हो, पाकिस्तान के आम आवाम हो, गुज़िश्ता 2 बजट ने पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों के लिए एक आफत ढाई थी। Sectors and segments which have been contributing to GDP but they have not been contributing to the exchequer, we have to bring them into the net. कोई exemption का ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता because as a country our hand has been forced. क्योंकि अगर हम इन segments को हम नहीं लेकर आएंगे तो फिर चारा क्या है? फिर वही करेंगे जो हम करते रहे हैं। बैक टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड द फॉर्मल सेक्टर एंड द सैलरीड क्लास एंड बोथ आर अप टू हियर। अब गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए हमें ये जो एग्जेम्पशन वाला है कि जीडीपी का कौन सा सेक्टर है जिसको हमने छोड़ देना है, एवरी सिंगल सेगमेंट हैज टू कंट्रीब्यूट। अब लोग तवक्को कर रहे हैं, अवाम भी तवक्को कर रहे हैं, पाकिस्तान का बिजनेस भी तवक्को कर रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी तवक्को कर रही है कि इस बजट में कुछ ग्रोथ की बात होगी, कुछ बेहतरी की बात होगी। IMF भी पाकिस्तान को बहुत ही अच्छे अल्फाज में पाकिस्तान की मैशत के रास्ते को सराहता नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी IMF इस बात की शायद इजाजत देने के लिए तैयार नहीं कि पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में ग्रोथ के रास्ते का बजट पेश करे। लेकिन बहरहाल तशवीश के पहलू है
क्योंकि पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार यानी जीडीपी में कमी आती नजर आई है, और जो कि बहुत ही तशवीश की बात है। इस तशवीश की वजह से पाकिस्तान की जो इस वक्त मजमूई कौमी पैदावार है, अगर ये बरकरार रहती है तो मुल्क में नए रोजगार पैदा होना, मीशत के में मजीद तरक्की होना, मीशत में मजीद फैलाव होना, वो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बहरहाल एक टाइट रोप है जिस पे कि बजट चलेगा, और मोहम्मद औरंगजेब का ये बजट है, इस पर निगाहें हैं कि एक ऐसा शख्स है जो कि पाकिस्तान की मीशत को, उसके कारोबार को, उसकी पल्स को बहुत अच्छी तरह से जानता है, और उसको अच्छी तरह से मालूम है औरंगजेब साहब को कि पाकिस्तान की मीशत को अब बेहतर हालात की तरफ ले जाने के लिए क्या करने की जरूरत है। देखता ये है कि ये हुकूमत इस बजट के लिए वो तवक्कुआत पे पूरी उतरती है या नहीं, जो कि कारोबार और मईशत को और पाकिस्तान को, अवाम को इनके साथ है। पाकिस्तान के कारोबार को, पाकिस्तान के बिजनेस को, पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर को इस बजट से क्या तवक्कुआत हैं, पाकिस्तान की मईशत को वो कैसे देखते हैं, इसके लिए आज हमने दावत दी है बात करने के लिए। पाकिस्तान के बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही रिस्पेक्टेड कॉर्पोरेट लीडर हैं, यूनिलीवर पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मोहतरम आमिर फराचा हमारे साथ मौजूद है। आमिर रसूल फराचा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। अगर हम कह रहे हैं कि इकोनॉमिक रिकवरी हम देख रहे हैं, इकोनॉमिक कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं, और पाकिस्तान की मईशत जो है वो ठोस रास्ते पे चलते नजर आ रही है, तो क्या आप इससे 100% एग्री कर रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम करवान साहब। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया एक दफ़ा फिर। करवान साहब, आपने जितनी भी बातें की हैं वो बिल्कुल सही बातें की हैं, और मैं उसको फुली सपोर्ट करता हूँ कि माशाल्लाह आज 18 महीने हो गए हैं और हमारी जो इकॉनमी के अंदर रिकवरी आई है वो एक बहुत हौसला अफजा रिकवरी है। और जितनी भी आपने नंबर्स इस्तेमाल किए हैं, भले वो रेमिटेंसेस हो, भले वो रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स हो, भले वो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हो, इंटरेस्ट रेट्स 22 से 11% आना, आपके जो डेफिसिट है वो कम हुआ है, आपके टैक्सेस के अंदर ज्यादा बढ़े हैं। तो जितनी भी आपने बातें की हैं ये एक बहुत ही खुशाइन बातें हैं, और पाकिस्तान डेफिनेटली आज से 18 महीने पहले जो कि एक क्राइसिस में फंसा हुआ था, आज एक स्टेबलाइज्ड होती हुई इकोनॉमी नजर आ रही है, और ये बहुत खुशी की बात है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी करेंसी में इतनी डिवैल्यूएशन आई थी, सिर्फ 2 साल के अंदर 100 रुपए से वो तकरीबन कोई 280 रुपए के ऊपर आ गए। आज 18 महीने से ये हमारी करेंसी बिल्कुल स्टेबल है, बल्कि 1-2 रुपए इसके अंदर बेहतरी आई है। उसका सबसे बड़ा फायदा हमने ये देखा है, जो कि आपने भी जिक्र किया, कि हमारे रेमिटेंसेस के अंदर 31% इजाफा हुआ है, जो कि तकरीबन कोई 38 बिलियन के करीब पहुंच गई है। ये सारी बातें बहुत ही खुशाइन है, और बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत अच्छे एक स्टेटस के ऊपर खड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो तमाम जो कारोबारी माहौल इस वक्त है, और खास तौर पे बिजनेस एक्सपेंशन के हवाले से, वो गवाही दे रहा है इस पूरी बात की कि जो हम कर रहे हैं उसको, वो आपको हर जगह नजर आ रहा है कि बेहतरी आ रही है। जी, बिल्कुल नजर आ रहा है। देखिए, दो मैं डेटा पॉइंट्स इस्तेमाल करूंगा इस चीज को सपोर्ट करने के लिए। एक तो अभी 1-2 दिन पहले ही OICCI ने अपने बिजनेस कॉन्फिडेंस रिपोर्ट पब्लिश की, जो साल में वो 2 दफा इसको करती है। तो ये वेव 27 थी, और इसके अंदर क्लियरली आया है कि जो बिजनेस कॉन्फिडेंस पिछले जो रिपोर्ट थी अक्टूबर के अंदर, वो -5 आई थी, और इस दफा जो अभी रिपोर्ट आई है वो +11 आई है। और इसके अंदर जो लीडिंग सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है, सबने बेसिकली पॉजिटिविटी दिखाई है। तो मई 2022 के बाद, ये आज 3 साल के बाद, तकरीबन दौरानिया के अंदर 6 से 7 बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे हुए हैं। आज 3 साल के बाद ये पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिविटी की तरफ गई है। मई 2022 के अंदर 17 पॉइंट्स पॉजिटिविटी थी, उसके बाद ये -4, -22, -18, -5, और अब कहीं जाके +11 आई है। और जो उसके अंदर फॉरेन कंपनीज का जो कॉन्फिडेंस आया है वो +15 के ऊपर आया है एज कंपेयर टू द टोटल। सो ये तो एक बहुत बड़ा डेटा पॉइंट आया, और ये 2 दिन पुरानी रिपोर्ट है। दूसरा, क्योंकि हम कंज्यूमर गुड्स कंपनी है, और हम कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी देखते हैं, और कंज्यूमर्स को हम देखते हैं 3 टुकड़ों के अंदर। पहला कंज्यूमर एक होता है जो कि बहुत प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर होता है। दूसरा कंज्यूमर होता है जो कि ब्रांड लॉयलिस्ट होता है,
और तीसरा कंज्यूमर होता है जो कि खाली एक्सपेरिमेंट करने के लिए आता है। पिछले जब क्राइसिस आया हमारे मुल्क के अंदर 2022 के जुलाई से ऑनवर्ड फर्स्ट हाफ 2024 तक, हमने देखा कि जितने ब्रांड लॉयलिस्ट थे वो मूव कर रहे थे प्राइस सेंसिटिविटी की तरफ। हर कोई कह रहा था कि मुझे सस्ती चीज मिल जाए, और कमी कर रहा था। और हमने देखा है कि पिछले कुछ 6-7 महीने के अंदर क्लियरली बिजनेस कॉन्फिडेंस वापस, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस दोबारा से बहाल हुआ है, और जो प्राइस सेंसिटिव के अंदर लोग जो थे वो दोबारा से ब्रांड लॉयलिस्ट बनना शुरू हुए हैं। तो ये दो डेटा पॉइंट्स हैं जो कि इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जो हम पाकिस्तान के अंदर बेहतर होती हुई इकोनॉमिक सिचुएशन देख रहे हैं, वो कंज्यूमर्स भी इसको परसीव कर रहे हैं, और उन्होंने अपने डेटा के थ्रू उसको सपोर्ट भी किया है, और बिजनेसेस भी इसको फील कर रहे हैं, और उन्होंने भी बेसिकली इसको सपोर्ट किया है थ्रू गोया बिजनेस कॉन्फ्रेंस सर्वे। गोया के जो महंगाई में कमी हुई है, इन्फ्लेशन में कमी हुई है, वो बहुत ही सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट पाकिस्तान की मैशत की सबसे हौसला अफजा खबर तो शायद यही है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है किस लेवल से 38% से कम होके अब ये बिल्कुल ही मतलब अंडर 5 हमारा ये इन्फ्लेशन हो गया है। और इसको आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अगर महंगाई कम हुई है तो डिमांड में तो इजाफा हुआ होगा। कंज्यूमर डिमांड जो है वो नजर आ रही होगी, लोग निकल रहे होंगे जो कि डर के खौफ से, महंगाई के खौफ से घरों में बैठ गए थे। अब जब इस सिग्निफिकेंट लेवल की महंगाई में कमी आई है तो वो आपको महसूस हो रहा है। जो फीडबैक आपको मिल रहा है, खासतौर पर आपसे ज्यादा किसको पता होगा कि क्या अब लोगों में कॉन्फिडेंस वापस आया है, वो दुकानों में वापस आए हैं, खरीदारी में इजाफा हुआ है? बिल्कुल तन्हा साहब, हमें ये महसूस हो रहा है। एक जो हम मैट्रिक इस्तेमाल करते हैं कंपनी के अंदर कि जो ग्राहक है उसको बेहतरी नजर आ रही है कि यूनिट सेल ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही। और क्लियरली पिछले 6 महीने के अंदर यूनिट सेल के अंदर बहुत ज्यादा बेहतरी आई है, और काफी कंपनीज ने कीमतों के अंदर कमी की है। हमारे एफएमसीजी सेक्टर के अंदर भी कीमतों के अंदर कमी हुई है। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने गाड़ियों की कीमतों में बहुत ज्यादा कमी की है। आपको हर सेक्टर में नजर आएगा कि कीमतों के अंदर कमी की गई है, बिकॉज जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई थी इन्फ्लेशन की वजह से, डीवैल्यूएशन की वजह से, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो प्राइसेस बढ़ रही थी उसके अंदर क्योंकि कमी आई है, तो वो बेनिफिट कंपनीज ने कंज्यूमर्स को पास किया है। जो कंज्यूमर्स को जब बेनिफिट पास किया है तो कंज्यूमर के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस दोबारा से बहाल हुआ है, वो बाहर निकले हैं। आप रिटेल सेक्टर से भी अगर आप जाके पूछें तो पिछले जो सर्वे था उसके अंदर वो बहुत ज्यादा नेगेटिव थे। पहली दफा रिटेल और होलसेल सेक्टर ने भी पॉजिटिविटी का इशारा किया है, बिकॉज अब ग्राहक उनके पास आ रहा है, उनको नजर आ रहा है कि एक सर्कुलेशन हो रही है। तो क्लियरली यूनिट सेल हर कंपनी की तकरीबन बड़ी है, और हर कंपनी ने जो उसका फायदा है प्राइस डिक्रीज की सूरत के अंदर ग्राहकों को वापस भी किया है, और ये अब क्लियरली नजर आ रहा है दोनों सर्वों के थ्रू। तो सर ये बताइएगा कि जब ये बैकग्राउंड जो हमने अभी स्टेज सेट किया है, आपने और मैंने और हमने जो बात की है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो नंबर्स हैं, जो हालात हैं, वो हालिया हमने सालों में नहीं देखे, इतने बेहतर हालात हैं। अब हम बजट के 10 दिन पीछे हैं, बजट आने वाला है। तो इस इकोनॉमी के, इस बिजनेस के जो कि रिकवरी देख रही है, जो किसी हद तक की रिकवरी की कंसोलिडेशन देख रही है, उसकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बजट के मैनेजर्स के साथ क्या हैं? और आप अगर उनकी निशिस्त पे बैठे तो आप क्या इस वक्त कंसेशन देना चाहेंगे इकोनॉमी को और बिजनेस को और अपने कॉर्पोरेट सेक्टर को? आप उनकी सीट पे जरा बैठ के बताइए, इस सूरत हाल का अपना तज्जिया दीजिए। कमरान भाई देखें, अगर आप पिछले 18 महीने के अंदर अगर आप गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी देखें जिस पे उन्होंने इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया है, तो फिस्कल डिसिप्लिन और फिस्कल कंसोलिडेशन की स्ट्रैटेजी रही है। ग्रोथ को कंटेन किया गया है, और इसी वजह से जीडीपी ग्रोथ तकरीबन हमारी 2.5-2.6 के बीच में आ रही है। और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि आपका फिस्कल डिफिसिट भी और आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी कंट्रोल के अंदर आया है। करेंसी आपकी कंट्रोल में आई है। आपने फॉरेन कंपनीज के प्रॉफिट उनके प्रिंसिपल्स तक वापस पहुंचाए हैं। आपने एसबीटी के जो रिजर्व्स हैं उनको 10 अरब से ऊपर रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो की गई हैं उसके अंदर कंसोलिडेशन की गई है। और आपने साथ में तकरीबन अच्छा बहुत बड़ा अमाउंट जो हमारा एक्सटर्नल डेट था इस साल तकरीबन कोई 25 अरब का, उसमें से काफी एक बहुत बड़ा अमाउंट आपने पे बैक भी किया है, और आपने अपने तमाम
जो कमिटमेंट्स हैं एक्सटर्नल जो लेंडर्स हैं उनकी आपने तमाम कमिटमेंट्स ऑनर किए हैं, ये बहुत अच्छी बात है और हमारी रेटिंग्स भी इंप्रूव हुई है जितनी भी क्रेडिट रेटिंग कंपनीज हैं। अब अगर हम आने वाला बजट देखें तो आने वाले बजट के अंदर जो हमें लग रहा है कि जो गवर्नमेंट जो रेवेन्यू टारगेट कर रही है वो तकरीबन कर रही है 14 ट्रिलियन रुपीस का। इस साल का तकरीबन कोई टैक्स से रेवेन्यू टारगेट है 12 ट्रिलियन का, तकरीबन कोई 16 से 18% की वो ग्रोथ देख रहे हैं रेवेन्यू अपना टारगेट बढ़ाने के लिए टैक्स के थ्रू। सो टोटल जो गवर्नमेंट रेवेन्यू टारगेट कर रही है वो 18 ट्रिलियन का कर रही है। मगर अगर आप उनकी एक्सपेंडिचर साइड देखें तो आज वो प्रैक्टिकली जो टारगेट कर रहे हैं एक्सपेंडिचर साइड तकरीबन कोई 24 ट्रिलियन की वो 24 ट्रिलियन का एक्सपेंस। तो इसका मतलब है कि 6 ट्रिलियन का आज भी डेफिसिट उनको नजर आ रहा है जो कि वो कवर नहीं कर पा रहे। तो इस अगर हम इन नंबर्स को सामने रखें तो लगता यह है कि आने वाला साल भी फिस्कल कंसोलिडेशन का होगा, फिस्कल डिसिप्लिन का होगा। बज़ाहिर ये नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट इस वक्त ग्रोथ मोड में इकोनॉमी को लेकर जाने की यानी कि पोजीशन के अंदर है। आमिर साहब, इसका मतलब ये कि अगर हम आम जबान में आम पाकिस्तानी को समझाएं तो आप जो फरमा रहे हैं, हालांकि आप कॉर्पोरेट लीडर हैं, मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि आप गवर्नमेंट के निशिस्त पे बैठ के देखें और जो नंबर्स आपने दिए उसके बाद एक आम पाकिस्तानी को आम जबान में हम समझाएं कि टैक्स रिलीफ की तवक्के ना रखें, ना कारोबार, ना पाकिस्तानी, ना कोई और आपका कॉर्पोरेट सेक्टर, क्योंकि गुंजाइश ही नहीं है। जब डेफिसिट ही हमारा जो है वो इतना बड़ा अभी खड़ा है, हमारा खसारा है इतना बड़ा हमारे बजट का, तो किस मुंह से हुकूमत जो है वो किसी किस्म का कोई रिलीफ दे। यही बात है ना कि ना आपको, ना हमें, ना किसी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को, ना और जो ओवरसीज चेंबर है, इन सबको रिलीफ की तवक्को तो नहीं करनी चाहिए। दो तरीके हैं देखने के, एक तो आप ये कह रहे हैं बिल्कुल क्योंकि डेफिसिट है तो रिलीफ किसी को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। मगर दूसरा एक और भी इसको एक नजरिया है इसको देखने का, और वो ये है कि हमें टारगेटेड रिलीफ देनी चाहिए जहां पे हम समझते हैं कि वहां रिलीफ देने से हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी मिलेगी, और जहां पे हमें रिलीफ देने से हमें ऐसा लगता है कि हम इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पाकिस्तान की इंप्रूव कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बात करता चलूँ, आज जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो तकरीबन को 29% है। अगर आप 10% उसके ऊपर और डाल लें सुपर टैक्स तो 40% के ऊपर चला जाता है। अगर आप बैंक्स का देखें तो टोटल इफेक्टिव टैक्स रेट तकरीबन कोई 53% के ऊपर चला जाता है। अच्छा, इतने हाई टैक्स रेट के ऊपर प्रॉब्लम ये होता है कि फिर फॉरेन इन्वेस्टर आपके पास पैसे इन्वेस्ट करने आता है बिकॉज उसका बिजनेस केस जो है वाइबल नहीं हो रहा था इतनी हाई टैक्सेशन के ऊपर। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को कहीं पे टारगेट रिलीफ देनी चाहिए जहां पे उसको क्रिएट करनी चाहिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट को एक इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करना है। फॉर्मलाइज तभी कर सकेगा जब वो एक इक्विटेबल टैक्स क्रिएट करेगा। आज इक्विटेबल टैक्स नहीं है, ये काफी अरसे से हम बोल रहे हैं, और प्रॉब्लम ये है कि हम जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर है आज पूरे पाकिस्तान के अंदर वो 3% है जो कि लोग टैक्स पे कर रहे हैं, तो हम टैक्स पेस बढ़ा नहीं रहे। तो रिलीफ ना देना का और टैक्सिंग ऑलरेडी टैक्स का मसला ये होगा कि जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं वो फिर प्रैक्टिकली डिसइंसेंटिव महसूस करेंगे और वो एक्सपेंशन की तरफ नहीं जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि हमें फॉर्मल सेक्टर को किसी तरह कोई रिलीफ देना है जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट करें, और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी देखें कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि अब हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, इकोनॉमी स्टेबल है, आपकी करेंसी स्टेबल है, तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट को कुछ नए एवेन्यूज को एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि वो अपनी इनकम को बढ़ाएं। देखिए क्लियरली इस वक्त जो इनकम बढ़ाने के 3 तरीके कार हैं। एक तो आपका एक्सपोर्ट है, दूसरा आपका रेमिटेंस है, तीसरा आपका एफडीआई है। हमने खातिर खा एक इंप्रूवमेंट देखी है रेमिटेंसेस के अंदर, बट एक्सपोर्ट के हम खातिर खा इंप्रूवमेंट नहीं ला सके, और एफडीआई तो हम बिल्कुल भी नहीं ला सके। हमारी आज भी एफडीआई कोई 1.5-2 अरब डॉलर के ऊपर जो हम नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट को ये देखना है किस तरह बेसिकली अपना ये एफडीआई को इंप्रूव करे, और एफडीआई तभी इंप्रूव होगा, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर 8 से 10 अरब डॉलर का एफडीआई इजीली आ सकता है। वो तभी होगा जब इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इंप्रूव होगी। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट तब इंप्रूव होगी जब फॉर्मल सेक्टर को आप थोड़ा रिलीफ देंगे, और जब रिलीफ का मतलब ये नहीं है कि आप उनको कुछ सब्सिडी दें, रिलीफ का मतलब ये है कि आप उनको फेयरली टैक्स करें, और जो बेसिकली अनटैक्स तबका है जो कि हमारा रिटेल का है, होलसेल का है, प्रोफेशनल्स का है, रियल स्टेट का है, एग्रीकल्चर का है, उसको आप प्रैक्टिकली किस तरह टैक्स नेट में लेकर आए। और
एक चीज जो क्लियर हो गई, ये बात लंबी हो रही है मगर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ कि हमें ये पुराने तरीकेकार जो है, जो कि हमारी पूरी एफडीआर की टीम है, वार्म बॉडीज हम इस्तेमाल करते हैं 17-18 हजार की, हमें उससे निकल के डिजिटाइजेशन के ऊपर आना पड़ेगा। आज हमारी इकोनॉमी डिजिटली रेडी है, हमारे पास डिजिटल वॉलेट्स हैं, डी बैंक्स हैं, हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग है, हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हर किसी के पास इंटरनेट एक्सेस है। हमें डीमोनेटाइजेशन और डिजिटाइजेशन की तरफ जाना होगा। हमें दो किस्म की डिमोनेटाइजेशन होती है, एक होती है शॉक स्टाइल डिमोनेटाइजेशन जो इंडिया ने 2016 के अंदर की और वो जी सही नहीं थी। एक होती है ग्रेजुअल एवोल्यूशन डिमोनेटाइजेशन, जिसके अंदर आप आहिस्ता आहिस्ता डिजिटाइजेशन करते हैं और आप इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल में लेकर आते हैं और आप फिर उनको टैक्स पास ऑन करें जो आपने ओवरली बर्डन किया है फॉर्मल सेक्टर को। ये विन विन सिचुएशन है, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी। क्योंकि देखिए भाई, जब हम ये बात कर रहे हैं तो एक आम पाकिस्तानी बोलेगा कि हम कह रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी रिकवरी में है, कंसोलिडेट हो रही है, पिछले 10 साल में इतनी अच्छी नहीं थी, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन अगर हम ग्राउंड पे जा रहे हैं तो जॉब्स तो नहीं निकल रही है, बल्कि जॉब्स तो कम हो रही हैं। नए हमें ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, एक्सपेंशन नजर नहीं आ रहे, नई कारखाने नहीं लग रहे हैं, नई इंडस्ट्रीज नहीं लग रही हैं, नई जो ग्रोथ की मिसालें होती हैं। और क्योंकि हमें बताया गया है कि आईएमएफ का नुस्खा यही है कि अभी हम आपको ग्रोथ अलाउ नहीं कर सकते, और आपको बहुत ही हाथ पांव बांध के ही चलना है। तो ये एक बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट है परसेप्शन का, जो हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ग्राउंड की जो सूरत हाल है, और जिसमें कि बल्कि अब सबसे ज्यादा कंसर्न की बात तो ये है कि हमारी ग्रोथ कम हुई है। अभी अभी जो हमारे पास कल नंबर्स आए हैं उसमें तो मजीद लग रहा है कि मजीद श्रिंक हुई है। तो जहां हम इतनी अच्छाई की बात कर रहे हैं, एक हकीकत जो है वो इंतहाई एक बहुत ही तल्ख सूरत हाल की अक्कासी कर रही है। देखें, आप बात देखें, मेरे ख्याल में इसके दो जावियां देखनी और हमें इसको सीक्वेंस में भी देखना। देखिए, पहले सीक्वेंस तो ये थी कि आपने अपनी इकोनॉमी को एट अ मैक्रो लेवल स्टेबलाइज करना था और मैं 18 महीने के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, फिजिकल साइड के भी ऊपर और मॉनेटरी साइड के ऊपर भी, कि एक कंट्री को स्टेबलाइज किया। तो हम क्राइसिस से निकले हैं, जो हम जिस क्राइसिस में चले गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत अच्छा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप, गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपना जो पर्सपेक्टिव है या जाविया चेंज करने की जरूरत है। हमें बिल्कुल ये नंबर्स देखने चाहिए कि हमारा जीडीपी रेट क्या है, हमें देखना चाहिए कि हमारे फॉरेन रिजर्व कितने हैं, हमें देखना चाहिए कि जी हमारे इंटरेस्ट रेट्स क्या है। बट दूसरी तरफ जो देखने की जरूरत है कि एक कॉमन मैन की लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या उसको हेल्थ एक्सेस बेहतर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्या उसको एजुकेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्या उसको न्यूट्रिशन प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अनफॉर्चुनेटली एचडीआई के ऊपर, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसके ऊपर हम लोग नीचे से नीचे जा रहे हैं। और जब तक कॉमन आदमी की जिंदगी इंप्रूव नहीं होगी तब तक ये मैट्रिक्स सही नहीं होंगे। तो ये एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी है। वो तभी होगी कि जब हमारी इकोनॉमी 5-6% के ऊपर जब ग्रो करती है तो प्रोस्पेरिटी कंट्री के अंदर आती है। मगर ये एक बहुत ही पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, जब भी हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं लेकर आते और हम थ्रू लोन्स या थ्रू बेसिकली एड अपनी इकोनॉमी को ग्रो करते हैं, तो दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जिससे हम अभी निकल कर आए हैं। और स्ट्रक्चरल हमसे रिफॉर्म हो नहीं पा रहे कि हम अपना टैक्स बेस बढ़ाएं या हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं या हम अपने एफडीआई लेकर आए, या जितनी लीकिंग बकेट्स हैं, यानी जितनी भी आपकी स्टैंड ओन इंटरप्राइजेस हैं, आज तकरीबन तखमीना लगा लें तो 1 ट्रिलियन का रुपीस का वो एनुअल लॉस है और वो हम अभी तक उनको प्राइवेटाइज नहीं कर पा रहे। तो जिस तरह जिसमें पीआईए भी है, जिसके अंदर आपका स्टेट स्टील मिल भी है, और इस तरह बाकी और काफी सारे आपके स्टेट ओन्ड है। तो देखिए, आपको थोड़ा ग्रैन्युलर जाना पड़ेगा, आपको ऑस्टेरिटी मेजर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, आपको स्मार्टनेस की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि पिछले काफी अरसे के अंदर रियल इनकम एक कॉमन आदमी की 15% कम हुई है। हमने उसको बहाल करना है ताकि उसकी लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो और ताकि उसका कमिटमेंट पाकिस्तान से बढ़े। तो गवर्नमेंट को दो मैट्रिक साइड बाय साइड लेकर चलने पड़ेंगे। खाली इकोनॉमिक मैट्रिक की अगर हम बात करते रहेंगे तो हम असल पिक्चर लूज कर जाएंगे कि मेन जो गवर्नमेंट का काम है वो 3 है, वो लेजिस्लेशन है, वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है और वो वेलफेयर ऑफ पीपल है। और आपने एक इसमें बहुत ही एक जुमले में ये बात की है कि एक आम आदमी की पाकिस्तान की रियल इनकम
जो अब से चंद साल पहले होती थी उसमें 15% कमी आ चुकी है। एक आम पाकिस्तानी जो है वो 15% गरीब हो चुका है। ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई तशवीश की बात है। अब वो सवाल जिसकी वजह से पाकिस्तान इस हालत पे पहुंचा है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि उसमें भी आपके पास पल्स है। वो ये कि वो साल जिसके अंदर हम ये इकोनॉमी के कह रहे हैं कि बड़े अच्छे नंबर्स हुए हैं, हालात बेहतर हुए हैं, हमारे रेवेन्यूज में भी बड़ा अच्छा इजाफा हुआ है ओवरऑल देखें, क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं थी और इस तमाम माहौल के अंदर वो काफी। लेकिन जब वो इकोनॉमी जो कि कैश पे चल रही है, जो हमारी 9 ट्रिलियन से ज्यादा कैश इकोनॉमी है, उसमें क्या बेहतरी इस साल के दौरान आई? जब हम बेहतरी की बात कर रहे हैं, वहां कितना कैश कम हुआ? आपने अभी बड़े तफसील से बताया कि पाकिस्तान का जो फिनटेक है वो कितना इम्प्रूव हो गया है, तमाम इंस्ट्रूमेंट्स और तमाम उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो तमाम जो है अब हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं। मगर एक्चुअली ग्राउंड में कितनी कैश इकोनॉमी जो है कम हुई है, कितनी डॉक्यूमेंट हुई है वो इकोनॉमी, कितनी वो जो है डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में आई है, उसके लिए इस साल के दौरान जो कि हम बेहतर साल कह रहे हैं, वो बताइए, उसकी रिपोर्ट कार्ड दें कि वो क्या क्या हालात है वहां पे। क्योंकि अगर वो सही नहीं हो रही तो फिर ये जो हमारे नंबर्स हैं, इसीलिए ये परेशानियों की भी बात है जो कि हम साथ बात कर रहे हैं। तो वो कैसा रहा पिछला साल जो था? देखिए मैं ख्याल पिछले साल ज्यादातर हाउस कीपिंग पे फोकस था, तो गवर्नमेंट ने हाउस कीपिंग बहुत अच्छी की है और कुछ टफ डिसीजंस लिए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। क्रैकडाउन किया है जितने भी प्रैक्टिकली आपकी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, या आपकी एक्सचेंज कंपनीज थी, या आपकी जो स्मगलिंग हो रही थी, या आपकी प्रैक्टिकली जो ऐसी चीजें इंपोर्ट हो रही थी पाकिस्तान के अंदर जिसके हम डॉलर जाया कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने उसको बहुत अच्छा उसको मैनेज किया। और आई मस्ट गिव क्रेडिट टू मोहम्मद औरंगजेब कि इतना उन्होंने बेहतरीन तरीके से इसको 18 महीने के अंदर इतनी मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकाल के आज हम ब्रीदिंग स्पेस हमारे पास क्रिएट हो गई है। अब आपका आखिर में अब आपके सवाल की तरफ कि क्या हम लोग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर पाए हैं, और क्या हम जो हमारी इकोनॉमी कहलाई जाती है कि तकरीबन 40% अनडॉक्यूमेंटेड है और ब्रॉड मनी का तकरीबन कुछ 27% आज भी जो पैसे हैं वो कैश के अंदर हैं, जो कि आपने अभी नंबर बताया 9 ट्रिलियन का। मेरा अंदाजा है ये है कि उसके अंदर कोई खातिर खा बेहतरीन नहीं आई है, उसका वहां पे क्रैक डाउन नहीं कर पाए। और क्योंकि आपकी जो बेस है, पहले भी मैंने जिक्र किया था कि आज सिर्फ 3% लोग टैक्स दे रहे हैं। आप प्रैक्टिकली 3 को 3.25 या 3.5 या 4 या 4.25 नहीं कर पाए। सो एक तो गवर्नमेंट को अपना जाविया चेंज करने की जरूरत है। जो हम सिर्फ कहते हैं कि हमें अपना टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाना है और 8 से उठा के 15 के ऊपर लेकर आना है, मेरे ख्याल में ये गलत मैट्रिक है। बिकॉज ये तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं कि ऑलरेडी जो टैक्स नेट में है आप उनको और जाके टैक्स लगा दें, और ये होता चला है। आपको अपना मैट्रिक चेंज करना है कि 3% जो लोग हैं उनको मैं किस तरह 3.25, 3.5, 4, 4.5 या मैं 9 तक उठा के लेकर जाऊं। और वो तभी होगा जब आप ये जो कैश के जो लोग हैं आप उनको लेकर आएंगे। और उसका एक ही तरीका कार है, वो है कि आप डिमोनेटाइज करें और आप डिजिटाइज करें। उसका प्रॉब्लम ये है कि ये बेसिकली पॉपुलर मूव नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इसके 3 प्रॉब्लम होते हैं। इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट है, इसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हो सकता है, और इसका एक सोशल बैकलैश आता है। इसको बहुत ही एहतियात तरीके से अगर इसको मैनेज किया जाए, उसका एक रोड मैप बनाया जाए, तब कहीं जाके आप ये कैश इकोनॉमी को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास एक काफी हेवी कैश ग्रुप्स हैं, जिसके अंदर आपके पास रियल स्टेट मुगल्स भी हैं, आपके पास के अंदर इन्फ्लुएंशियल ट्रेडर्स भी हैं, उसके अंदर आपके पास ट्रांसपोर्ट यूनियंस भी हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा बैकलैश आ सकता है। तो ये इजियर सेड देन डन है। यानी कि मेरे ख्याल में मैं यहाँ बैठ के बहुत आराम से बात कर रहा हूँ, मगर मैं समझता हूँ ये कितना आसानी, मगर मेरे ख्याल में इसका रोड मैप अगर डालें तो इसको गारंटीड हम मैनेज कर सकते हैं। और ये जो डेफिसिट है हम इसको मैनेज कर सकते हैं कि हम अपने अखराजात जो लीकिंग बकेट्स हैं हम उसको कम करें, जो हमारे पास एसओईज के लीकिंग बकेट्स हैं उसको कम करें। पेंशन का खर्चा 1 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगा अगले साल, उसको हम मैनेज करेंगे, एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी है। और हम डिजिटाइज करके, डिमोनेटाइज करके, टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों को टैक्स नेट में लेकर आए, ये हम वार्म बॉडीज अगर इस्तेमाल करेंगे तो नहीं होगा। बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बेसिकली ना फिस्कल का है, ना करंट अकाउंट डेफिसिट का, प्रॉब्लम है ट्रस्ट डेफिसिट का। ट्रस्ट डेफिसिट ये है कि गवर्नमेंट सिटीजन के अंदर ट्रस्ट नहीं है कि वो उनको टैक्स दे। अगर ऐसी बात होती तो वो जाके जना चैरिटी को जाके ना देते, और ये वेलफेयर का काम एक प्राइवेट सेक्टर ना कर रहा होता, गवर्नमेंट कर रहा होता।
गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, बजट ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको एड्रेस करे, और फिर इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए कि हम अपनी मगर इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मलाइज कर पाए। मैंने ये नोटिस किया है कि मुसलसल आप इस मामले में जो जो सबसे ज्यादा बात इंपॉर्टेंट है कि हम इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करें, हमारा टैक्स रेशो बढ़े, हम हमारे लोग ज्यादा टैक्स दें, और वो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करेंगे तो वो टैक्स देंगे। मगर इसमें आप बार बार जो बात कह रहे हैं कि मुहतात रहने की जरूरत है, इसमें बहुत ही, जिसको आम जबान में कहते हैं कि डंडा चलाने वाला काम ना करें। और फिर आपने इंडिया की मिसाल भी दी कि वहाँ डिमोनेटाइजेशन हुई थी, वो भी इतने ही, जाहिर है कि उसका कोई इतना बड़ा फायदा नहीं हुआ। तो ओवरऑल आप ये कह रहे हैं कि जरूरी भी है मगर एहतियात भी बहुत जरूरी है, इसमें एक बहुत ही डंडा चलाने की जरूरत नहीं है। ये कोर्सिव मेशर से आप नहीं कर पाएंगे, उससे बहुत बड़ा एक और दूसरा क्राइसिस हम अपने लिए खड़ा कर लेंगे। मगर मेरे ख्याल में आपके लिए सबसे बेहतर तरीकाकार यही है, अपनी इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने के लिए आप अनडॉक्यूमेंट को जब फॉर्मलाइज करेंगे तो फॉर्मल इकोनॉमी के ऊपर जो आपने एक्स्ट्रा बर्डन डाला हुआ है, जो कि आज आपका इंडस्ट्री 60% 20% जीडीपी का है, मगर 60% आज जो टैक्स पे कर रही है, उसकी वजह से नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रही है हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि उनका बिजनेस केस वायबल नहीं हो पा रहा एट अ 40 to 50% टैक्स रेट। वो हम जब बर्डन शिफ्ट करेंगे तो आप देखिएगा किस तरह पाकिस्तान की पूरी मार्केट इस तरह खुल जाएगी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, और इतनी बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो की होगी कि हमारे लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आपने, जब मैंने आपसे पूछा था कि गुंजाइश नहीं है हमारे पास, हमारा डेफिसिट इतना बड़ा है, हम कहाँ से रिलीफ दें, तो आपने कहा कि टारगेटेड रिलीफ देना चाहिए, और जिसमें कि हमारा जो उसका फायदा हो, वो टारगेटेड हम स्पेसिफिक रिलीफ दें, जहां पर जिससे कि ये ग्रोथ जो है वो, या मजीद इन्वेस्टमेंट या एफडीआई हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग हमारा बिजनेस है उसको हम उसकी ग्रोथ को इनकरेज कर सकते हैं। तो अब वो जरा मुझे स्पेसिफिक बताइए कि वो टारगेटेड कहाँ पर गुंजाइश है, कि जहां पर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इस बजट के अंदर वो जगह जो है उसको गवर्नमेंट जो है वो टारगेट करे और वहां पे रिलीफ फराहम करे, जिससे कि इकोनॉमी को और ग्रोथ में हमें एक इनकरेजमेंट मिल जाएगी या सपोर्ट मिल जाएगी। आई वांट स्पेसिफिक। साहब जी, मैं रिलीफ का वर्ड नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं फेयरनेस का वर्ड इस्तेमाल करूंगा, बिकॉज एज अ कॉर्पोरेट सेक्टर हम रिलीफ नहीं चाह रहे, हम सब्सिडी नहीं चाह रहे, ठीक है। हम चाह रहे हैं फेयरनेस, हम चाह रहे हैं इक्विटी जस्टिस, और इस वजह से मैं रिलीफ का वर्ड नहीं इस्तेमाल करूंगा। देखिए 3-4-5 एरियाज हैं जहां पे गवर्नमेंट को चाहिए कि वहां पे अगर वो फेयरनेस लेकर आएगी तो उसको डबल एडवांटेज होगा। पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल में जो ये कॉर्पोरेट जो टैक्स रेट है 29% का, और उसको अगर आप सुपर टैक्स, जो कि यूजली आप 1 साल के लिए लगाते हैं मगर अब आपको 2-3 साल हो गए लगाए हुए, इनको रिव्यू करने की जरूरत है। इससे जब कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी तो वो जाके फॉर्मल सेक्टर के अंदर और एक्सपेंशन करेंगे, इसका फायदा होगा, उसको नुकसान नहीं होगा। दूसरा बेसिकली जो एरिया है जहाँ पे गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए, वो है जो सैलरीड क्लास के ऊपर जो टैक्स लगाया गया। ये देखिए आपकी नॉलेज इकोनॉमी है, जितने भी लोग सैलरी क्लास में होते हैं वो नॉलेज इकोनॉमी के लोग होते हैं। आपने प्रैक्टिकली उसके ऊपर का टैक्स लगा दिया। आज सैलरीड क्लास 391 बिलियन का उन्होंने इस साल टैक्स किया है, ये उनके फेयर शेयर से कहीं ज्यादा है। उसकी वजह से हम ब्रेन ड्रेन भी देख रहे हैं, बिकॉज जो सैलरीड क्लास है उसके पास इनकम नहीं हो रही, इनकम डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, उसकी सेविंग्स नहीं है, तो वो फिर पाकिस्तान से बाहर जाने का रुख कर रहा है। तो जो नॉलेज इकोनॉमी है हमें यहाँ पे रोकने की जरूरत है, उसी से इकोनॉमी फॉर्मलाइज होगी, तो उसको रिव्यू करने की जरूरत है। फिर मेरे अपने पिछले रोल के अंदर YCCI के अंदर हम जिक्र करते रहे कि ये इंटर कंपनी डिविडेंड के ऊपर जो हम लोग डबल टैक्सेशन कर रहे हैं, हमें उसको रिव्यू करने की जरूरत है। हमें बेसिकली कुछ और सेक्टर है जहाँ पे फॉर एग्जांपल टोबैको के ऊपर हमने ओवर टैक्सेशन कर लिया, जिसकी वजह से आपका इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ गया है, या हमने अभी पिछले दिनों दूध के ऊपर काफी ज्यादा टैक्स लगा दिया, उसको रिव्यू करने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में आप फॉर्मल सेक्टर के अंदर उन चीजों को रिव्यू करें जहां पे आपने अनइक्विटेबल टैक्सेशन कर ली है, जिसकी वजह से नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है। उसकी वजह से आपकी ऑटोमेटिकली जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसको एक झटका पड़ेगा और वो पीछे हटेगी, और
बिजनेस फॉर्मल इकोनॉमी ज्यादा लेकर आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सचेकर को पे कर रही है, तो दोबारा से जो एक्सचेकर के पास टैक्स है उसकी कलेक्शन बढ़ेगी। तो मैं इन किस्म की चीजों के ऊपर मैं कह रहा हूँ अगर टारगेटेड तरीके से काम करें और उसको दोबारा से रिव्यू करें आने वाले बजट के अंदर, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉन्फिडेंस और बहाल होगा। एग्जिस्टिंग कंपनीज भले लोकल हो भले इंटरनेशनल हो और इन्वेस्टमेंट्स करेंगी, और जो बहुत ही इन्वेस्टर बाहर मुल्क बैठा पाकिस्तान को बड़े अरसे से देख रहा है इस निगाह से कि यहाँ पे तकरीबन कोई 250 मिलियन लोग हैं और ये एक बड़ी राइट मार्केट है, मगर क्योंकि वो थोड़ा परेशान होता है कंसिस्टेंसी और ट्रांसपेरेंसी ऑफ पॉलिसी से, इस वजह से नहीं आ पा रहा, उसको हम पाकिस्तान ले आ पाएंगे। अच्छा, तो अब ये जो आपने पूरा माहौल दिया है, इस पूरे इस बैकग्राउंड के अंदर ये वाला साल और इसके अंदर ये जितनी भी बेहतरी हुई है, यूनिलीवर जिसको कि आप खुद लीड कर रहे हैं, आप बेहतर नजर आ रहे हैं, आप आगे ग्रोथ देख रहे हैं, आप एक्सपेंशन के प्लान्स बना रहे हैं, आप ग्रोथ के प्लान बना रहे हैं, नई जॉब क्रिएशन के कुछ इस किस्म की चीजें जो है इनकरेजमेंट हुई है ये पिछले 1.5 साल के जो हालात में बेहतरी आई है उसके बाद, इज यूनिलीवर गोइंग टू ग्रो मोर इन द कमिंग ईयर? बिल्कुल कामरान साहब, मेरे ख्याल में सबसे अच्छी बात ये हुई, और मैं बड़ा मशहूर हूँ स्टेट बैंक का, कि जो प्रॉफिट जो कि बड़े अरसे से एक्यूमुलेट हो रहे थे पाकिस्तान के अंदर, रिपैट्रिएट नहीं हो पा रहे थे, और प्रिंसिपल्स का थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस था वो डगमगा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम प्रॉफिट्स रिपैट्रिएट हो गए, जिसकी वजह से तमाम प्रिंसिपल्स का जो एतमाद है पाकिस्तान के अंदर बहाल हुआ है कि ये कैश ट्रैप्ड कंट्री नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि हालिया के अंदर पाकिस्तान जो कि हमेशा से पिछले 75 साल से रिपोर्टिंग करता था नेबरिंग कंट्री के अंदर, तो ग्लोबली पाकिस्तान को उसमें से निकाल के एक नए क्लस्टर में लेकर आ गए हैं, जो कि मिडिल ईस्ट का, टर्की का, बांग्लादेश का, सेंट्रल एशिया का क्लस्टर है, जहां पे पाकिस्तान को लीडिंग पोजीशन मिली है, और पाकिस्तान को ग्लोबली यूनिलीवर ने टॉप 20 मार्केट्स में डाला है कि ये वो मार्केट्स हैं जहां पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और पाकिस्तान को एक अलग अब शनाख्त मिली है नए क्लस्टर के अंदर। अब वो कहीं बेसिकली छुपा हुआ नहीं है। तो ये बिल्कुल ऑल द साइंस हैं कि यूनिलीवर ने पहले भी पाकिस्तान में हमेशा अपनी कमिटमेंट रखी थी, जब हालात बुरे थे तब भी कमिटमेंट रही है, और इंशाल्लाह आने वाले सालों के अंदर हमारी कमिटमेंट यही है कि हम एक्सपेंशन करेंगे, और हमारे आगे बहुत सारे प्लान आ रहे हैं, पर्टिकुलरली अब क्लस्टर चेंज के अंदर तो और भी इंशाल्लाह ताला प्लान आएंगे टू एक्सपैंड आवर फुटप्रिंट इन द कंट्री। और अगेन क्योंकि हमारा प्रोग्राम बजट रिलेटेड है, बिफोर आई लेट यू गो, ये मुझे ये बताइएगा कि अब क्योंकि बड़ी एक्सपेक्टेशन है, औरंगजेब साहब फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जाहिर है कि उनका अपना बैकग्राउंड और उनकी अपनी एक रेपुटेशन भी है, सब कुछ है, कि इस बजट के दौरान कितना आपको कंफर्ट लेवल है कि कॉन्वर्सेशन कितनी हुई है, कितनी बातचीत हुई है टेलीविजन के थ्रू या इस हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो बात होती है, जाहिर है उसका भी एक होता है, लेकिन कितनी आपको कंफर्ट लेवल थी इस दौरान, कितनी बातचीत हुई? खैर वो बजट डॉक्यूमेंट आएगी तो हम देखेंगे कि उसका फायदा क्या हुआ, लेकिन ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कम्युनिकेशन और बातचीत और कॉन्वर्सेशन और एक दूसरे की बात को समझना, वो प्रोसेस कैसा चला? अब तो क्योंकि बजट बिल्कुल आखिरी मरहले में है, तो उसकी हमें कुछ फीडबैक दें। जी कमरा साहब, मेरे ख्याल में मैं अगेन यही कहूंगा कि जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं ऑनरजेब ने बहुत अच्छी इंगेजमेंट रखी है तमाम ट्रेड बॉडीज के साथ। तमाम ट्रेड बॉडीज ने अपने प्रपोजल्स दिए हैं, वो खुद पर्सनली उन्होंने अपीयरेंसेस दिए हैं डिफरेंट ट्रेड एंड कॉमर्स बॉडीज के अंदर, उन्होंने सबके जो कंसर्न्स हैं वो सुने हैं, प्रॉपर डायलॉग हुआ है, प्रॉपर प्रपोजल सबमिट हुए हैं। तो अगर आप मुझसे पूरे बजट से पहले क्या एंगेजमेंट रही है और कितना इनपुट लिया गया है, तो मेरे ख्याल में उसके अंदर कोई कमी कहीं भी नहीं है। बहुत अच्छी एंगेजमेंट रही गई है। अब देखते ये हैं कि जब बजट आएगा तो तमाम जो प्रपोजल दिए गए हैं उसमें से कितने एक्सेप्ट होंगे और कितने रिजेक्ट होंगे और कितनों को रिफ्लेक्ट किया जाएगा आने वाले बजट के अंदर, वो तो 3 जून के बाद ही पता चलेगा। बट उससे पहले का जो प्रोसेस है, मैं इस चीज में कतन कंजूसी नहीं करूंगा कि बहुत अच्छी एंगेजमेंट रखी है फॉरेन मिनिस्टर साहब ने तमाम ट्रेड एंड कॉमर्स बॉडीज के साथ। तो ऑल इन ऑल तो अच्छा है माहौल हमारे पाकिस्तान के लिहाज से, और खास तौर पे इकोनॉमी ही सब कुछ है। मिलिट्री विक्ट्री तो अल्लाह के फजल से हासिल हुई है, लेकिन जब तक इकोनॉमिक विक्ट्री हासिल नहीं होगी उस वक्त तक तो फिर कहानी आधी ही रह जाएगी, बल्कि शायद बहुत उसमें बहुत गुंजाइश रह जाएगी। और ये जो पूरा माहौल है, बैकग्राउंड है, जितनी सारी आपने बातें की हैं,
ओवरऑल ये काफी इनकरेजिंग लगता है हमें अपने मुल्क के लिहाज से। यू नो, बहुत बुरे हालात हमने देखे, ये काफी बेहतर है। मतलब हम लोगों को, अपने पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को कह सकते हैं कि यार यार अच्छे हालात हैं इस वक्त, बेहतर हालात हैं। और हाँ, जाहिर है कि अभी रास्ता बहुत लंबा है, अभी शुरू हुआ है, लेकिन बहरहाल एक सही सिमत में हम चलते नजर आ रहे हैं। कम से कम आप इस बात को एंडोर्स कर रहे हैं। बिल्कुल इंडोर्स कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हालात हैं। हम जहाँ पे थे आज से 18 महीने पहले और आज हम जहाँ पर हैं, बहुत हौसला अफजा हालात हैं। बहुत खुशाइन चीज़ें हो रही हैं। मैं बहुत पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह ताला आने वाले कल से। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है पिछले 18 महीने के अंदर, हम इंशाल्लाह इस फिस्कल कंसोलिडेशन स्टेबिलिटी से मोड से निकल के इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ फेज में जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि हम ना सिर्फ खाली जीडीपी की बात करें और फिस्कल डेफिसिट की और रिजर्व की और डेट की बात करें, बल्कि सबसे बड़ी बात करना शुरू करें जब हमारी सही सक्सेस होगी, जब हम अपने हेल्थ केयर के ऊपर हम बेहतर करना शुरू करेंगे, वेलफेयर बेहतर होना शुरू होगा, एजुकेशन बेहतर शुरू होना शुरू होगा, लोगों की, कॉमन मैन की रियल इनकम बेहतर होगी। और कॉमन मैन की रियल इनकम क्या वाला है कि साइकिल वाला मोटरसाइकिल पे चला जाए, मोटरसाइकिल वाला गाड़ी पे चला जाए, कच्चे मकान वाला पक्के मकान में चला जाए, एक कमरे वाला 2 कमरे में चला जाए। मेरे ख्याल में ये जब हमें ये चीज नजर आनी शुरू होगी तो हमें पता चलेगा कि ये वाकई जो हमारी मैक्रो जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है, ये नीचे प्रेसिपिटेट करके एक कॉमन मैन की तरफ जा रही है। और इस कॉमन मैन इसको फील कर रहा है। इंशाल्लाह ताला मुझे कोई इसमें कबाहत नहीं है कहने में कि इंशाल्लाह ताला ये वक्त आने वाला है। ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब आमिर रसूल फराचा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यूनिलीवर पाकिस्तान, हमारे साथ थे।